तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट लेकर, और सेट नंबर 1 है। इसमें हमने भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान सब्जेक्ट को चयन किया है। तो देखें, जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि संसद के सत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। दूसरा कथन है कि संसद का बजट सत्र आमतौर पर फरवरी से मई के बीच आयोजित किया जाता है। तीसरा कथन है कि संसद का सत्र प्रथम बैठक और उसके विघटन के बीच की अवधि है। और चौथा कथन है कि किसी सदन के सत्रावसान और नए सत्र में उसके पुनः संवेद होने के बीच की अवधि को अवकाश कहा जाता है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सत्य हैं। तो पहला कथन देखें कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। यह सच है, क्योंकि संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति जो हैं समय समय पर समन जारी करके बुलाते हैं, और संसद के दोनों सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल है यह 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। और सामान्यतः जो है वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक चलता है, उसके बाद मानसून सत्र, मतलब मेनली मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र है, बजट सत्र भी इसमें शामिल है। तो मानसून सत्र की बात करें तो जुलाई से सितंबर तक चलता है यह, और शीतकालीन सत्र की बात करें तो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो इसलिए पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरे कथन की बात करें तो यह भी सत्य है कि संसद का जो बजट सत्र है ये आमतौर पर फरवरी से मई के बीच आयोजित किया जाता है। तीसरा कथन है कि संसद का सत्र प्रथम बैठक और उसके विघटन के बीच की अवधि है। तो ऐसा नहीं है, असल में होता यह है कि जो संसद का सत्र है या जो संसद का सेशन है तो ये पहले बैठक और उसके सत्रावसान के बीच की अवधि होती है, क्योंकि विघटन का मतलब है उसको खत्म कर देना। तो ऐसा सिर्फ लोकसभा में होता है, विघटन होता है संसद का, संसद के लोकसभा का, और चूंकि राज्यसभा जो कि स्थायी सदन है उसका विघटन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो तीसरा कथन है ये सत्य हो जाएगा। और चौथा कथन है कि किसी सदन के सत्रावसान और नए सत्र में उसके पुनः संवेद होने के बीच की अवधि को अवकाश कहा जाता है। तो ये कथन सत्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि केवल 3 कथन सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा। और अगला दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ सूची 1 दी हुई है, अवधि जिसमें बताया गया है, और दूसरा विवरण। तो पहली सूची में है स्थगन, विवरण है कि मौजूदा सदन का जीवन काल समाप्त हो जाता है। और दूसरा है बी विकल्प, सत्रावसान, पुनः बैठक के लिए दिन तय किए बिना बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देना। और सी है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन, एक बैठक में कार्य को निर्दिष्ट समय के लिए स्थगित करना। और विघटन, डी विकल्प, विघटन सदन का सत्र समाप्त कर देता है। बताना है कि उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे कितने सही हैं। तो देखेंगे, अगर हम स्थगन की बात करें तो इस स्थगन यानी होता है रोकना। तो स्थगन में क्या है कि संसद के एक सत्र में, जैसे कि आपको पता है कि अनेकों बैठक होती हैं, और प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 11 बजे से 1 बजे तक होती है, और दूसरी बैठक जो है 2 बजे से 6 बजे तक होती है। तो स्थगन में क्या किया जाता है कि बैठक के कार्य को, जो बैठक में काम किया जाना है, कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह तक का हो सकता है। तो स्थगन का सही विकल्प यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा कि एक बैठक में कार्य को निर्दिष्ट समय के लिए स्थगित करना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए का 3 हो रहा है, उस हिसाब से ए का 3 हो गया। अब सत्रावसान की बात कर लें। सत्रावसान का मतलब होता है किसी भी सत्र का समाप्त हो जाना, तो है ना, यानी कि सदन का सत्र समाप्त कर देता है। तो बी का 4 हो जाएगा। सत्रावसान में क्या होता है कि जो सदन के अध्यक्ष होते हैं या पीठासीन अधिकारी, यानी लोकसभा के मामले में अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के मामले में जो सभापति होते हैं उनके द्वारा सदन के सत्र पूर्ण हो जाने पर सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इसके कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति के द्वारा सदन के सत्रावसान की अधिसूचना जारी की जाती है। हालांकि ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति कभी कभी
सत्र के दौरान भी सत्रावसान की घोषणा कर सकते हैं। और ये जब सत्रावसान होता है तो इसके द्वारा सदन के सत्र को या बैठक को समाप्त कर दिया जाता है और यह किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता। यानी अगर सत्रावसान हो गया तो किसी भी विधेयक पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो बचे हुए काम हैं इनके लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। जबकि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या है कि अगर सत्रावसान हो गया है तो जो विधेयक हैं या अन्य लंबित कार्य हैं वो समाप्त मान लिए जाते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जो विधेयक हैं लंबित हैं वो लंबित रहेंगे, उस पर अगली बार चर्चा की जाएगी, अगले सत्र में चर्चा किया जाएगा। और या फिर जो कुछ काम करना है तो वो अगले सत्र में किया जाएगा। लेकिन ये है कि नोटिस देना पड़ता है। तो यहाँ पे सत्रावसान का मतलब होता है सदन का सत्र समाप्त कर देता है। और सी की बात कर ले, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। तो इसमें इसका मतलब ये है कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाना। दूसरे शब्दों में कहें तो जब सदन को बिना बताए स्थगित कर दिया जाए कि अगली बार उसे किस दिन बुलाया जाना है, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। और इसकी जो शक्ति है लोकसभा के मामले में अध्यक्ष के पास होती है और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के पास होती है। तो सी का देखेंगे हम, सी का 2 हो जाएगा कि पुनः बैठक के लिए दिन तय किए बिना बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देना। विघटन की बात करें, डी विकल्प, तो विघटन का ऐसा है कि विघटन जो है राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो है स्थायी सदस्य है तो राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। जबकि लोकसभा की बात करें तो यह अस्थायी सदन है जिसका कि प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है। तो विघटन कर दिए जाने से सदन का जो जीवन काल है ये समाप्त हो जाता है और इसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। तो विघटन जो है मौजूदा सदन का जीवन काल समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी जो युग्म है सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब अगला देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न कि भारतीय संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में किया गया है। दूसरा कथन है कि शून्यकाल के दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। जबकि तीसरा कथन है कि प्रश्नकाल प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है। चौथा कथन है कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है। बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है कि दोनों का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में किया गया है। तो देखिए, जो प्रक्रिया नियम है उसमें शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि यह एक अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य क्या करते हैं, बिना कोई पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये जो शून्यकाल है यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। मतलब होता ये है कि जब प्रश्नकाल जब खत्म होता है और जब आगे का कार्यक्रम तय करना होता है तो उसी के बीच शून्यकाल होता है जिसमें जो संसद के सदस्य होते हैं वो सवाल पूछ सकते हैं और इसके लिए कोई भी सूचना नहीं देनी पड़ती। तो पहला कथन जो है ये गलत हो जाएगा कि दोनों का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में किया गया है। और ये जो शून्यकाल है यह असल में भारत का संसदीय प्रक्रिया में नवाचार है, जो भारत की देन है संसदीय प्रक्रिया में, और यह वर्ष 1962 से हमारे देश में जारी है। और दूसरा कथन कि शून्यकाल के दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, यह कथन सत्य है जैसा कि पहले कहा। तीसरा है कि प्रश्नकाल जो है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है, तो ये सत्य बात है कि जो प्रश्नकाल होता है यह संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है। और चौथा है कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है, तो यह कथन भी सत्य है। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सत्य है, तो सही विकल्प बी हो जाएगा और पहला कथन यहाँ पे गलत है। प्रश्नकाल की बात करें तो जो संसद का जो पहला घंटा होता है यह प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। इस समय क्या करते हैं, जो सदस्य हैं वो प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री जो होते हैं ये उत्तर देते हैं। तो इसमें 3 प्रकार का सवाल पूछे जाते हैं। पहला होता है तारांकित, दूसरा अतारांकित और तीसरा अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं इनका उत्तर मंत्रियों के द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि जो अतारांकित प्रश्न होते हैं तो इसके मामले में जो लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसके लिए जो
अतारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। और अल्प सूचना वाले प्रश्न जो होते हैं, तो ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। अगला देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दूसरा कथन है कि राज्यसभा के प्रक्रिया नियम संयुक्त बैठक को नियंत्रित करते हैं। तीसरा कथन है कि संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। चौथा कथन है कि राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन देखेंगे। पहला कथन है कि संविधान संशोधन विधेयक, तो संविधान संशोधन विधेयक जिसका कि अनुच्छेद 368 में वर्णन है, वो स्पष्ट कहता है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। मतलब अनुच्छेद 368 के अनुसार ऐसे विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है और ऐसे विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना भी अनिवार्य है। और यह बहुमत जो है 50% से अधिक होना चाहिए, यानी कि सदन की कुल जो सदस्य संख्या है उसके आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। कथन दूसरे की अगर हम बात करें तो कथन दूसरा जो है कि राज्यसभा के प्रक्रिया नियम संयुक्त बैठक को नियंत्रित करते हैं, तो गलत है, क्योंकि जो संयुक्त बैठक है ये लोकसभा के प्रक्रिया नियम के तहत होता है, न कि राज्यसभा के प्रक्रिया नियम के तहत। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान वर्णित है। इसके तहत यदि राष्ट्रपति के द्वारा, ये मतलब नोट करिएगा इसको, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर दी जाती है और उसके बाद यदि लोकसभा का विघटन बीच में हो जाए, फिर भी इस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक होगी और इसमें विधेयक पारित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर एक बार संयुक्त बैठक की अधिसूचना या सूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी कर दी जाती है तो भले ही लोकसभा का विघटन हो जाए, लेकिन इसके लिए संयुक्त बैठक अवश्य होगी और इसमें जो विधेयक पारित होना है वो विधेयक पारित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। अब बात करें तीसरे कथन के लिए, तो संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। तो गणपूर्ति या कोरम की बात कर रहा है, तो कोरम में क्या है, कोरम या गणपूर्ति, इसमें क्या होता है कि सदस्यों की ऐसी न्यूनतम संख्या होती है जिसकी उपस्थिति होने पर ही सदन का कार्य संपादित होता है और प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, यानी कि राज्यसभा के मामले में भी और लोकसभा के मामले में भी। तो जब संयुक्त बैठक होगा तो राज्यसभा के भी 10% सदस्य 10वां हिस्सा जो सदस्य हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा लोकसभा के भी 10वां हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसे संदर्भ में लोकसभा के कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा के कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए, तब जाके गणपूर्ति होती है। तो इसलिए नंबर 3 विकल्प जो है सही है। चौथे की बात करें कि राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में जो उपसभापति होते हैं, यानी कि जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, वो करते हैं। और यदि दोनों अनुपस्थित होते हैं तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केवल 3, यानी कि जो तीसरा कथन है वो सत्य है, बाकी 1, 2 और 4 जो हैं वो असत्य। ठीक है, अगला देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न है कि राज्य आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राज्य आपातकाल यानी कि स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है तथा इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।
दूसरा है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा संसद की मंजूरी के बिना भी किसी समय रद्द किया जा सकता है। और तीसरा है कि तेलंगाना को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो पहला कथन देखें, पहला कथन जो है बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, यहाँ तक सही है, तथा इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लागू करने की मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा जब प्रदान कर दी जाती है, तो जिस दिन इन्होंने आदेश किया उसके 2 माह के भीतर लोकसभा का अनुमोदन किया जाना जरूरी है। उससे पहले थोड़ी सी हम बात कर लें ये जो राज्य आपातकाल के बारे में। तो जो राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, तो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 और 365 के तहत इसकी व्यवस्था दी गई है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि उसे लगता है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार जो है संविधान के अनुरूप नहीं चल सकती है, तब राष्ट्रपति राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर या बिना इसके आधार पर भी, यानी कि बिना राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। दूसरा आधार ये है अनुच्छेद 365 के तहत। इसके तहत ऐसा है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उसे लागू करने में असफल होता है, तो यह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होता है कि वह अब स्थिति संभाल ले, जिससे राज्य सरकार जो है संविधान के प्रबंध व्यवस्था के अनुसार नहीं चल सकती, अब हमें आना पड़ेगा। और अब जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, यानी कि जब राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी हो जाने के 2 माह के भीतर ही भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। या यदि ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जो हैं इस राष्ट्रपति शासन की घोषणा लोकसभा के विघटन होने के बाद करते हैं, या घोषणा के बिना ही स्वीकृत हो जाए, या ऐसा हो कि जैसे राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाए लोकसभा का विघटन हो जाए, तो 2 माह के भीतर या फिर ऐसा हो कि जैसे राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की और समय बीतता जा रहा है, 2 महीना बीत गया और लोकसभा जो है उसने उसका अनुमोदन नहीं किया और सरकार का विघटन हो गया, यानी कि लोकसभा का विघटन हो गया, तो ये जो घोषणा है ये लोकसभा की पहली बैठक के, जब अगली बार जब सरकार चुन के आएगी, जो बन के आएगा चुनाव के बाद, तो जब लोकसभा की पहली बैठक होगी तो उसके 30 दिन तक इसका जो प्रभाव है वो बना रहता है। पर यह भी शर्त है कि जो इस समय में ये जो समय बीता इसके बीच में राज्यसभा जो है इस घोषणा का अनुमोदन कर दिया हो। इसके अलावा ऐसा होता है कि जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत कर दी जाती है तो राष्ट्रपति शासन जो है 6 माह तक चलती है और इसे अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और प्रत्येक 6 माह की अनुशंसा के आधार पर बढ़ाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला कथन है ये असत्य है और दूसरा कथन है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा संसद की मंजूरी के बिना किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। यह कथन सत्य है क्योंकि इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती राष्ट्रपति शासन को हटाने के लिए। और तीसरा कथन है कि तेलंगाना को छोड़कर, तो ऐसा नहीं है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहां राष्ट्रपति शासन अभी तक लागू नहीं किया गया है या नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही कथन होगा सिर्फ दूसरा होगा, तो सही विकल्प सी हो जाएगा, केवल 2। अब आगे देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न। 6वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान का अनुच्छेद 361 राज्यपालों को केवल सीमित और सशर्त छूट प्रदान करता है। दूसरा कथन है कि राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्य से असंबद्ध अपने दुर्व्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। अब देखिए, संविधान का अनुच्छेद 361 जो है यह राज्यपाल और राष्ट्रपति इनको सीमित और सशर्त छूट प्रदान करता है, तो पहला कथन सत्य है।
दूसरा कथन है कि राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्य से असंबद्ध अपने दुर्व्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मतलब वो जो संबद्ध कर्तव्य से जो इनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर जो असंबद्ध है उस पर कार्रवाई उसके लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे सही जो विकल्प है कि कौन सा कथन गलत है, तो दूसरा कथन गलत है। तो सही विकल्प यहाँ हो जाएगा बी, केवल 2। असल में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 है, ये राष्ट्रपति और राज्यपालों को केवल सीमित और सशर्त छूट प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल हैं ये अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन या अपने आधिकारिक पद पर किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो राज्यपाल हैं अपने आधिकारिक कर्तव्य से असंबद्ध अपने व्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब कुछ ऐसा काम करें तो ये उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत कथन है वो 2 हो जाएगा। और आगे देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है कि चुनाव आयोग चुनावों के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें उनके आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया हैं? पहला है मतदान प्रदर्शन, दूसरा वित्तीय समर्थन, तीसरा कैडर की ताकत, चौथा लड़े गए चुनावों की संख्या। बताना है कि इनमें से कितने विकल्प सही हैं। अब देखिए, चुनाव आयोग जो है किसी भी दल को, राजनीतिक दल को राज्य स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा देता है वो मतदान प्रदर्शन के आधार पर देता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सिर्फ 1 होगा। मतलब राजनीतिक दल का लेना देना सिर्फ मतदान प्रदर्शन से है, वो कितना पैसा है उससे उसको चुनाव आयोग को मतलब नहीं है मान्यता प्रदान करते समय। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल 1, यानी कि नंबर 1 सही है, मतदान प्रदर्शन। अब कोई भी पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा जब 4 क्राइटेरिया बनाई गई है, उनमें से किसी एक क्राइटेरिया को पूरी करता हो। पहला कि किसी भी पार्टी को कम से कम अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जो हैं जीतनी चाहिए। दूसरा ये है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को किसी भी 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट मिलते हैं और इसके अलावा वह 4 लोकसभा सीटें जीतती हैं तब। या फिर तीसरा यह है कि यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। चौथा ये कि किसी पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में डाले गए कुल वैध वोटों का कम से कम 8% वोट मिला हो। इसमें किसी सीट को ये जीतते हैं या नहीं जीतते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का हिस्सा नहीं है। दूसरा है कि स्वतंत्रता से पहले सभी वर्तमान पूर्वोत्तर राज्य औपनिवेशिक असम का हिस्सा थे। और तीसरा कथन है कि सिक्किम 1947 में एक स्वतंत्र देश बन गया 1975 में भारत द्वारा विलय किए जाने से पहले। बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहले थोड़ी सी देख लें, सिक्किम की अगर हम बात करें तो ये जो पूर्वोत्तर भारत है, अगर अब यहाँ की बात करें तो उसमें आधिकारिक तौर पर 8 राज्य शामिल हैं, जिसमें त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम है। ये सभी राज्य जो हैं उत्तर पूर्वी परिषद के या पूर्वोत्तर परिषद के हिस्सा हैं। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। ठीक, और ये जो परिषद है यानी उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर परिषद जो है यह एक वैधानिक सलाहकार निकाय है जो कि विकास योजना और क्षेत्र स्तरीय नीति निर्माण में भूमिका निभाता है। अब स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करें तो जो ये 8 राज्य हैं इनमें से 5 राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम ये जो हैं औपनिवेशिक असम का हिस्सा थे, जबकि मणिपुर और त्रिपुरा ये रियासतें थीं जहाँ के जो निवासी थे ये ब्रिटिश राजनयिक अधिकारी असम के राज्यपाल के प्रति जवाबदेह थे। लेकिन मणिपुर और त्रिपुरा जो हैं ये रियासतें थीं, न कि औपनिवेशिक असम का हिस्सा। तो जो दूसरा कथन है वो गलत और पहला कथन भी गलत। अब तीसरे कथन को देखें। तीसरा कथन है कि सिक्किम 1947 में एक स्वतंत्र देश बना। ये सत्य है। तो देखिए क्या है कि सिक्किम राज्य जो कि इन 8 राज्यों में सबसे अनोखा राज्य है, कानूनी रूप से स्वतंत्र था, लेकिन
ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन था। सन 1947 में यह एक स्वतंत्र देश बना भारत के द्वारा। सन 1975 में इसका विलय किया गया और सन 2001 में सिक्किम को उत्तर पूर्वी परिषद का सदस्य बनाया गया और इस प्रकार यह पूर्वोत्तर का हिस्सा आधिकारिक तौर पर बन गया वर्ष 2001 से। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 होगा, यानी कि केवल 3। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल 3। और अगला देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर है कि भारतीय कानून में आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई का एक रूप है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, संघ और राज्य सरकार के विभागों और धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए सीटों का 1% आरक्षित किया जाता है। दूसरा कथन है कि न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे से संबंधित है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। तो देखिए, जो आरक्षण है ये एक प्रकार की, ठीक है, सकारात्मक कार्रवाई है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों, इसके अलावा संघ एवं राज्य की सिविल सेवाओं, साथ ही साथ संघ एवं राज्य सरकार के विभागों और सभी सार्वजनिक एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों में कुछ प्रतिशत सीटें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय के लिए आरक्षित की जाती है ताकि इन सेवाओं एवं संस्थानों में जो इनकी अपर्याप्त मात्रा है वो पर्याप्त इनका प्रतिनिधित्व हो सके। हालांकि जो आरक्षण है ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में नहीं लागू है, ठीक है। इसलिए ये कथन पहला जो है गलत हो जाएगा कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में। तो जो धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पे आरक्षण नहीं है, ठीक है। तो पहला कथन गलत। और दूसरे कथन को देख लें तो दूसरा कथन, न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे से संबंधित है। तो यह कथन सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल 1। अब ये जो न्यायमूर्ति जी रोहिणी समिति है तो इसकी अगर हम बात कर लें तो इस समिति का गठन जो है ओबीसी के भीतर आरक्षण के लिए श्रेणियां बनाने की संभावना की जांच करने के लिए किया गया था, यानी कि ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे से संबंधित है ये, ताकि जो जितने भी ओबीसी समुदाय हैं उनके बीच प्रतिनिधित्व का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इसके उद्देश्यों में ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से एक तंत्र, मानदंड और पैरामीटर तैयार करना और ओबीसी की केंद्रीय सूची में जो संबंधित जातियां या समुदाय हैं या उपजातियां हैं या जो उनके समानार्थक शब्द हैं उनकी पहचान करना और उन्हें उनकी संबंधित उप श्रेणियों में वर्गीकृत करना शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत कथन है वो सिर्फ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल 1। अब अगला है 10वां प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय का विधिक सेवा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एक गैर सांविधिक निकाय है जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करती है। दूसरा कथन है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश शामिल होता है जो इसका अध्यक्ष होता है, साथ ही केंद्र द्वारा निर्धारित अनुभव और योग्यता रखने वाले अन्य सदस्य भी होते हैं। तीसरा कथन है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को केंद्र द्वारा नामित किया जाता है। तो पहला कथन देखिए, पहला कथन गलत है। असल में क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का विधिक सेवा समिति है इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के तहत किया गया था। तो एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, जो कि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। तो ये गैर सांविधिक नहीं बल्कि एक सांविधिक निकाय है। तो पहला कथन गलत। और जो अधिनियम की धारा 3A है इसमें यह कहा गया है कि जो केंद्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा जो प्राधिकरण है समिति, जो केंद्रीय प्राधिकरण है यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समिति का गठन करेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान मौजूदा जज हैं वो शामिल होंगे जो इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके साथ ही केंद्र के द्वारा निर्धारित अनुभव और योग्यता रखने वाले अन्य सदस्य भी होते हैं। इसलिए दूसरा कथन सत्य है। बात तीसरे कथन की करें तो तीसरा जो कथन है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को केंद्र द्वारा नामित किया जाता है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा जो CJI होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये समिति के सचिव की नियुक्ति भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो सही है वो सिर्फ दूसरा विकल्प है, तो यहाँ पे दूसरा कथन है, तो सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल 2। तो साथियों, ये था भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का एक सेट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी हो। तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।